ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। इससे पहले हमने देखा कि ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च किस तरीके से काम करता है, ठीक है, और वो किन चीज़ों को बेस बना के डिसीजन लेता है, और वो कंप्लीट है कि नहीं है, ऑप्टिमम है कि नहीं है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा कि ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम कि ये जो पैरामीटर्स हैं या ये जो फीचर्स हैं या properties है that are highly dependent on the choice of the heuristic function. Now अच्छा, एक दूसरी सर्च स्ट्रेटजी है दैट इज़ ए स्टार, ठीक है, या एस्टेरिक, और ये थोड़ी सी डिफरेंट है ग्रेडी सर्च एल्गोरिथम से। कैसे डिफरेंट है वो भी देख लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि ग्रेडी में ऑप्टिमलिटी और कंप्लीटनेस वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इंश्योर हो जाए। सो ए स्टेरिक कंबाइंस द वैल्यू ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन एंड द कॉस्ट टू रीच द नोड एन। यहाँ पे जो आपका इवोल्यूशन फंक्शन होता है वो सिर्फ ह्यूरिस्टिक फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अगर लेट से किसी नोड को आप इवोल्यूएट करना चाह रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि इसका डिस्टेंस क्या है या कितना क्लोज है टू द गोल स्टेट, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि इनिशियल स्टेट से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कॉस्ट लगा या कितना पाथ कॉस्ट है। तो इवोल्यूशन फंक्शन इज नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस और द कॉस्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द करंट स्टेट एंड देन फ्रॉम द सक्सेसर्स टू द गोल स्टेट, ठीक है। तो दोनों को हम कैसे करते हैं। इससे पहले हमारा इवोल्यूशन फंक्शन वो प्योर ह्यूरिस्टिक फंक्शन पे ही डिपेंड था। यहाँ पे हमने दो चीज़ें फंक्शन मेक कर दी, वन दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द करंट स्टेट एंड दैट इज़ फ्रॉम द करंट स्टेट टू द गोल स्टेट। तो दोनों को कंबाइन करके हम एक वैल्यू निकालते हैं और फिर देखते हैं कि सक्सेसर्स में सबसे कम ये वैल्यू किसके लिए, तो उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। Thus estimates the cost of the cheapest solution through n। तो n से cheapest solution हम देखते हैं, ठीक है। A star tries the node with the lowest fn value first, तो उसी को एक्सप्लोर करता है इसका fn वैल्यू सबसे कम हो। This leads to both complete and optimal search algorithm provided that hn satisfies certain condition। अभी हम देखेंगे कि कैसे, अच्छा, एस्टेरिक कंप्लीट भी है और ऑप्टिमल भी है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं वो जब ह्यूरिस्टिक फंक्शन के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं। अगर ह्यूरिस्टिक फंक्शन वैसा हुआ तो ए स्टार जो है वो क्या होगा, वो ऑप्टिमल भी होगा, वो कंप्लीट भी होगा। द एल्गोरिथम इज आइडेंटिकल टू यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। देखिए यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च तरह ही है, एक्सेप्ट दैट ए स्टेक यूज जी प्लस एच इंस्टेड ऑफ जी। तो ये सिर्फ जी यूज़ नहीं करता, सिर्फ यूनिफॉर्म कॉस्ट में हम किसी नोड पर बैठ के ये देखते हैं कि इनिशियल स्टेट से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो उनमें से सबसे कम डिस्टेंस जिस नोड के ऊपर हो तो हम उस नोड को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इनिशियल डिस्टेंस नहीं, बल्कि जो वैल्यू होगी वो इनिशियल स्टेट से लेके यहाँ तक डिस्टेंस और फिर यहाँ से गोल तक, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो हम कंसिडर करेंगे इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन दैट विदर टू मूव इन डायरेक्शन ए और इन डायरेक्शन बी। तो ये दोनों चीज़ें कंसिडर की जाती है। ओके, ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि वो कौन से कंडीशंस हैं जो हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन के ऊपर लगाते हैं तो ये ए स्टार सर्च जो है या ए स्टार सर्च जो है वो ऑप्टिमल भी बन जाएगा और वो कंप्लीट भी। The first condition we require for optimality is that heuristic function be an admissible heuristic। आपका जो heuristic function है वो admissible होना चाहिए। Admissible क्या मतलब है? An admissible heuristic is one that never overestimates the cost to reach the goal। That is okay। आपका ह्यूरिस्टिक तब एडमिसिबल होगा जब अंदाज़ा जो है वो ओवर एस्टिमेट अंदाज़ा ना हो, मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, उससे कम हो या उसके इक्वल हो लेकिन उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। और उससे ज़्यादा हुआ तो फिर ये ओवर एस्टिमेटेड ह्यूरिस्टिक होगा और ये एडमिसिबल नहीं होगा। वो ह्यूरिस्टिक
तो हो सकता है फंक्शन, लेकिन वो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक नहीं हो सकता। जैसे देखें स्ट्रेट लाइन ह्यूरिस्टिक, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ह्यूरिस्टिक था, वो एडमिसिबल था। क्यों? क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो, लेट्स से दो आप इधर से फॉर एग्जांपल इधर से आप नौशहरा जा रहे हैं, ठीक है, तो इधर से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ जो है वो सबसे कम से कम होगा, उससे कम फासला हो ही नहीं सकता किसी रूट का। एक तो ये होगा मोटरवे से है, दूसरा ये कि आप इधर से इस रोड से जाएं तो रोड तो आगे ऊपर नीचे होता है, ठीक है, टर्न वगैरह आते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट पाथ होगा इधर बैठ के आप लेट्स से शहर जा रहे हैं या किसी और सिटी जा रहे हैं, तो किसी भी मतलब द स्ट्रेट डिस्टेंस among the two cities will always be the shortest distance। इसलिए जो हमने कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सॉरी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ह्यूरिस्टिक हमने इससे पहले प्रॉब्लम में देखा था, तो वो एडमिसिबल था, क्योंकि कोई भी दो स्टेट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कम सॉरी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से कम हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपने जो एस्टिमेट किया था वो क्या था, वो या तो एक्चुअल के बराबर हो सकता है या एक्चुअल से कम हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकता, लिहाजा वो जो हमारा ह्यूरिस्टिक था स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का, वो क्या था, वो एडमिसिबल था। प्रोवाइडेड दैट एच n, that is heuristic function, never overestimates the cost to reach the goal, then in tree search A gives the optimal solution। तो अगर ये है तो ट्री सर्च में ये आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा अगर आपका ह्यूरिस्टिक जो है वो एडमिसिबल है, ठीक है। ग्राफ के लिए एक और कंडीशन भी है, लेकिन ट्री के लिए ये एक कंडीशन ही सफिशेंट है कि अगर आपका जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो एडमिसिबल है, तो ए स्टेरिक सर्च आपको ट्री में जो है वो क्या देगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। सोल्यूशन तो देगा ही देगा ए स्टेरिक, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। उसके इसका मतलब ये कि उससे बेहतर सोल्यूशन नहीं होगा ट्री के अंदर। ओके, तो ट्री और ग्राफ में आप लोग को डिफरेंस तो पता है कि ट्री में ये होता है कि आपको एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि लूप्स भी हो सकते हैं, रिपीटिशन भी हो सकता है। तो उसके लिए ये वन कंडीशन इसलिए सफिशेंट है, ठीक है, कि अगर तो उस गोल तक पहुंचने के लिए एक से ज़्यादा लेट्स से रास्ते होंगे और आपने एस्टिमेशन सही की है ह्यूरिस्टिक की और एस्टिमेट नहीं किया हुआ, और आप डिसीजन भी इसी पे ले रहे हैं, ठीक है, तो जो आपको सबसे पहले जिस सोल्यूशन पे पहुंचेंगे वही क्या होगा, वही आपका ऑप्टिमल होगा। क्योंकि अगर आप लेट से किसी लूप में फंस गए तो लूप में ये वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी जो फंक्शन है, तो आप लूप में जा ही नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर लेट से इसी करंट स्टेट तक पहुंचने के लिए लेट से कोई दूसरा पाथ हो और आपने एस्टिमेशन सही की, ठीक है, तो उस पाथ पे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और आपने एस्टिमेशन सही की ह्यूरिस्टिक की, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते पे आएंगे। इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से या मैथमेटिकली कैसे इसको इंश्योर किया गया है वो इधर डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो लेट्स इज्यूम कि G2 जो है वो एक सब ऑप्टिमल गोल नोड है जो कि ट्री के अंदर है, ठीक है, दूसरा या यही नोड है लेकिन किसी दूसरे रास्ते से, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर दैट G2 इज द सब ऑप्टिमल गोल है। तो हम अभी ये साबित करेंगे कि अगर सब ऑप्टिमल हो तो इसका पाथ जो है ऑप्टिमल तक का जो पाथ है वो इससे कम होगा। तो हमने ये साबित करना है कि दी ठीक है, तो G2 जो है वो सब ऑप्टिमल गोल है, ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ वाला गोल नहीं है। और लेट्स जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है या ऑप्टिमल गोल है उस तक पहुंचने के लिए जो पाथ है लेट्स एज्यूम कि वो सी स्टेरिक है, ठीक है। सिंस G2 जो है वो गोल स्टेट है तो ह्यूरिस्टिक
फंक्शन की वैल्यू स्टेट के लिए 0 होगी। और हमें ये भी पता है कि जो FG2 है, ठीक है, वो इक्वल होगा किस चीज़ के, G2। वो इसलिए G2 के क्योंकि सिंस दिस ए गोल स्टेट ना, तो इससे आगे तो कोई स्टेट नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे ह्यूरिस्टिक की वैल्यू 0 हो गई है और जो G की वैल्यू होगी वो F की वैल्यू होगी, क्योंकि F इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन ना, तो एच एन की वैल्यू 0 होगी, सिर्फ जी एन ही रह गया ना, तो एफ एन और जी एन दोनों एक ही होंगे और ये एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमने कहा कि ये सब ऑप्टिमल है ना। अब इसको मैं साबित करना है, तो जब हमने कहा कि ये सब ऑप्टिमल है G2, तो फिर ये जो कंडीशन ये ट्रू होगी कि एक्चुअल ऑप्टिमल तक की जो वैल्यू है, ऑप्टिमल पाथ की जो वैल्यू है, दैट शुड बी लेस देन द वैल्यू पाथ कॉस्ट ऑफ द सब ऑप्टिमल गोल. On the other hand, if a solution exists, there must exist a node n that is on the optimal solution path in the tree, because Hn does not overestimate the cost of completing the solution path. तो फिर ये काम होगा कि एक ऐसा नोड होगा उस पाथ में, ठीक है, जिसके लिए ह्यूरिस्टिक की वैल्यू और जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो एक्चुअल कॉस्ट से कम या इसके बराबर होगी, क्योंकि ह्यूरिस्टिक की जो वैल्यू है वो ओवर एस्टिमेट नहीं किया हो तो एक्चुअल से कम होगी या एक्चुअल के बराबर होगी, ठीक है। और एक्चुअल पाथ क्या है, इनिशियल स्टेट से लेकर गोल स्टेट तक वो सी स्टेट है, ठीक है। तो किसी भी नोड तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट है वो, और उससे गोल तक जो कॉस्ट है, ठीक है, वो दोनों जब आप इकट्ठे करेंगे तो वो एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा, क्योंकि ह्यूरिस्टिक जो है वो ओवर एस्टिमेट, हमने ये तय किया कि ओवर एस्टिमेट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ओवर एस्टिमेट नहीं है तो फिर कम या बराबर, अगर बराबर होगा तो दोनों मिलके एक्चुअल पाथ होंगे, एक्चुअल पाथ कॉस्ट होगा, अगर ये कम है तो फिर इससे कम होगा, ज़्यादा नहीं। नाउ एफ ऑफ एन इज़ लेस देन सी स्टेरिक या इक्वल टू टी स्टेरिक, और यहाँ हमने देखा कि सी स्टेरिक इज लेस देन G2, तो अब आप देखें कि एफ ऑफ एन इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्टेरिक, और G2 जो है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू इज ग्रेटर देन सी स्टेरिक, तो G2 का जो पाथ होगा वो हमेशा एक्चुअल से ज़्यादा होगा, अगर हमने ये तय किया कि एच एन ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा, तो अगर ओवर एस्टिमेट कर रहा है तो फिर ये वैल्यू जो है वो अगर ओवर एस्टिमेटेड है तो फिर दोनों मिलके सी स्टेरिक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने ये थी कि कोई एस्टिमेट नहीं है तो या तो बराबर होगा फिर दोनों मिलके, या कम होगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन या ये इनइक्वलिटी ये साबित कर रही है, ठीक है, कि G2 जो है उस तक जो G2 का जो पाथ है वो ग्रेटर है, उसका जो कॉस्ट है किससे, एफ ऑफ एन से, ठीक है। इससे ये साबित हुआ कि अगर सब ऑप्टिमल गोल कोई हुआ भी, ठीक है, तो वो जो एक्चुअल ऑप्टिमल सोल्यूशन वाला पाथ है, ठीक है, उससे उसका डिस्टेंस जो है या कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है कि एनी सब ऑप्टिमल सोल्यूशन वैल्यू would be greater than the path to the optimal solution or cost of the optimal solution. So if this is optimal, its cost will be the same or less than the estimated optimal cost. And if this is a suboptimal goal, its cost must be greater than the optimal one. So hence, it is proved that if the heuristic is admissible heuristic, we will receive, I mean, a pure proof that we can prove that for any suboptimal goal G2, the cost for G2 will be greater than the actual cost of the optimal solution.
So admissible heuristics for tree search, it ensures the optimality of the A star search. ठीक है? Okay, second slightly stronger condition called consistency or sometimes monotonicity. ठीक है, तो अगर ह्यूरिस्टिक जो है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो तब जाके अगर कंसिस्टेंट है और एडमिसिबल है। अच्छा, एक और ज़बरदस्त रिजल्ट, अगर कोई ह्यूरिस्टिक कंसिस्टेंट होगा तो वो एडमिसिबल ज़रूर होगा, लेकिन अगर कोई ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंट हो। ठीक है, तो ग्राफ सर्च के लिए ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी की हम डिफिनीशन देखेंगे तो फिर ये भी तय कर लेंगे कि ये कंसिस्टेंसी वाला जो एलिमेंट है या रिक्वायरमेंट है ये ट्री के लिए क्यों नहीं है। A heuristic n is consistent if for every node n and every successor n dash, ठीक है, so n prime is uh, the successor of node n, okay, generated by any action A. So n is the under observation node, n prime or n dash is the successor that is generated in the result of an action A. The estimated cost of reaching the goal from n is no greater than the step cost of getting to n dash plus the estimated cost of reaching the goal from n. So for example, the cost from the cost to reach the goal state from n should be less or equal to the cost, the step cost from n to n dash, and then the cost to the goal from that successor. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेट लेट्स से this is state n, okay, and this is the successor of uh, n, that is n dash, okay. So, and this is let's see, this is your goal state, we call it G. So the cost from this to G should be equal to the cost from n to n dash, that is this one, okay, and plus the cost from here to here, and that is this part. Okay, this is called consistency. This cost must be equal to or less than the sum of both these costs. Okay, so if this is true, then your heuristic is consistent. It is fairly easy to show that every consistent heuristic is also admissible. Okay, okay, ये चीज़ ट्री के लिए क्यों नहीं है? Because ट्री में एक से किसी भी एक नोड से दूसरे नोड तक एक से ज़्यादा पाथ्स हो सकती हैं। ग्राफ में ये नहीं है, देयर मस्ट बी अ सिंगल पाथ। ठीक है, तो ग्राफ में देयर इज़ पॉसिबिलिटी, सॉरी ट्री में, कि गोल तक पहुंचने के लिए न सिर्फ ये रास्ता हो बल्कि ये रास्ता भी हो, ठीक है, ऐसे,
और ये भी हो, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ये कंसिस्टेंसी वाली बात जो है ज़रूरी नहीं कि ये होल्ड करें, ठीक है। उसके लिए क्या है, उसके लिए एडमिसिबिलिटी है, और यहाँ पे एक ही पाथ हो सकता है एक नोड से लेके दूसरे नोड तक। सो दैट्स वाई कंसिस्टेंसी जो है वो इसके लिए ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और हम ये भी कि अगर कोई ह्यूरिस्टिक फंक्शन कंसिस्टेंसी इसके अंदर है या वो कंसिस्टेंट है, तो we can show easily that the consistent heuristic is admissible too. Okay, if there were a route from n to gn via n dash that was cheaper than hn, that would violate the property that hn is a lower bound on the cost to reach n, ठीक है। क्योंकि अगर इससे कोई अच्छा पाथ होता ये मतलब इसका ये है कि ये आपको ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल n से gn तक एक पाथ है, ठीक है। एक तो n से gn तक एक पाथ है ना, दूसरा ये है कि एक दूसरा पाथ है n डैश जो कि चीपर है hn से। n से gn तक तो hn है ना सारा का सारा, लेकिन एक और पाथ है n डैश, वो hn से चीपर है। तो ये क्या करेगा, ये वॉलेट करेगा इस प्रॉपर्टी को कि hn जो है वो लोअर बाउंड है या सब कब से कम है, ठीक है। तो ये बेसिकली एडमिसिबिलिटी की वायलेशन होती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये कंसिस्टेंसी हमें क्या 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 देती है, कंसिस्टेंसी हमें एडमिसिबिलिटी भी देती है। तो इफ़ अ सर्च strategy or heuristic function is consistent, so we can show that it is admissible also. Okay, अब एनालिसिस करते हैं इसकी। ओके अच्छा, in looking for a solution, A steric expands all nodes n for which f of n is less than C steric, and some of those for which f n is equal to, तो वो तमाम नोड्स एक्सपेंड होंगे जिनके लिए पाथ कॉस्ट जो है वो एफ ऑफ एन जो इवोल्यूएशन फंक्शन है उसकी वैल्यू सी स्टेरिक से कम है, तो वो सारे के सारे एक्सपेंड होंगे, जो ज़्यादा है वो एक्सपेंड नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि उस साइड पे अब सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिस इज़ दी अपर बाउंड, और इससे का ज़्यादा होंगे तो उस रास्ते पे कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। However, all nodes n for which f of n is greater than c steric तो गेट प्रून तो वो ख़त्म कर देते हैं, उस साइड पे एक्सपेंशन होती ही नहीं है क्योंकि उधर ऑप्टिमल सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इट इज़ क्लियर दैट ए स्टेरिक सर्च इज़ कंप्लीट, ठीक है। तो अगर कोई सोल्यूशन हुआ तो वो ज़रूर फाइंड होगा। A steric search is also optimally efficient for any given heuristic function because any algorithm that does not expand all nodes with fn is less than c steric runs the risk of missing the optimal solution. Okay, तो वो तमाम नोड्स एक्सपेंड करेगा जिसके लिए एफ एफ एन जो है वो लेस है सी स्टेरिक से, और ये सोल्यूशन ऑप्टिमल ही होगा, क्योंकि अगर इससे कम हम एक्सपेंड करते हैं नोड्स, ठीक है, इससे कम अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो फिर वो क्या होगा कि फिर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को मिस करने के चांसेस होंगे, ठीक है। अगर हम इस क्योंकि एफ एफ एन इससे कम होगा तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का चांस है, एफ एफ एन इज लेस देन सी स्टेरिक, ठीक है। इसका मतलब है कि इन तमाम नोड्स के ऊपर ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाई कर सकता है या हम सर्च कर सकते हैं।
इससे कम नोड्स अगर हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इससे कम नोड्स अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो फिर ये होगा कि अगर कोई ऐसा रास्ता हमने एक्सपेंड नहीं किया या उसको प्रून कर दिया, ठीक है, जिस रूट के ऊपर ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द लीस्ट पॉसिबल nodes, or you can say this is the least possible nodes where you can get the optimal solution. इससे कम होगा तो फिर आप ऑप्टिमल सोल्यूशन को गेट नहीं कर सकेंगे और चांसेस है कि आप मिस कर दें। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि सर्च ये क्या है, ये ऑप्टिमल भी है। एस्टेरिक इसलिए है कि वो तमाम के तमाम जो इससे लेस है स्टेरिक कॉस्ट है इसकी इक्वल है, ठीक है, वो एक्सप्लोर करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हीं रास्ते में कहीं ना कहीं सोल्यूशन है। डिस्पाइट बीइंग कंप्लीट, ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमली एफिशिएंट, ठीक है। तो ये तो ऑप्टिमल भी है कि सोल्यूशन आपको ऑप्टिमल दिया जा रहा है और ऑप्टिमली एफिशिएंट भी है, कम से कम मूव्स में आपको सोल्यूशन मिलेगा। एस्टेरिक सर्च आल्सो हैज इट्स वीकनेसेस। वो क्या? द नंबर ऑफ नोड्स फॉर विच f(n) इज लेस देन c steric फॉर मोस्ट प्रॉब्लम्स इज एक्सपोनेंशियल इन द लेंथ ऑफ द सोल्यूशन। तो ये जो नोड्स हैं, ठीक है, जिससे हम जिन जिनके अलावा बाकी ट्री हम प्रूव करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नोड्स हो जाते हैं बास प्रॉब्लम्स के लिए और एक्सपोनेंशियल मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, या इनकी जो कॉस्ट है या ग्रोथ है स्पेस वाइज वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी वीकनेसेस है एस्टेरिक सर्च की, कि इवन फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ आई मीन पॉसिबल रूट्स, जो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेमोरी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। Okay, for constant step cost, we can express the time complexity of asterisk as follows, ठीक है। तो सिंस हमने कहा कि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह ही है, ठीक है, तो उसकी जो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर b raised to the power d है, where d is the the depth of the optimal solution, और b जो है वो ब्रांचिंग फैक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एरर है ह्यूरिस्टिक एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट और जो आपने ह्यूरिस्टिक एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसके बीच जो एरर है वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं डेप्थ के साथ, ठीक है। सो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो रहती है ऑर्डर b रेज़ टू पावर d मल्टीप्लाई ऊपर पावर में ही रिलेटिव एरर, विच इज़ actual you can say the estimated, the steric is actual cost minus estimated cost और heuristic divided by actual is relative error, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की जो कि एक्सपोनेंशियल है। Asterisk is the actual cost of getting from the root to a goal. Computation time is not however asterisk means drawback, ठीक है। तो टाइम इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है because it keeps all generated nodes in memory, as do all graph search algorithms. Asterisk usually runs out of space long before it runs out of time, ठीक है। तो ज़्यादातर इसकी स्पेस के इशूज़ होते हैं। टाइम तो कि टाइम एक्सपोनेंशियल है, लेकिन वो इतना यू कैन से कि वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना ये स्पेस रिडक्शन है। फॉर दिस रीज़न asterisk is not practical for many large scale problems. There are however algorithms that overcome the space problem without sacrificing optimality और completeness. कुछ वेरिएंट्स हैं asterisk के, ठीक है, जो कि ये स्पेस के इशू पे काबू पा लेते हैं और उनकी जो ऑप्टिमिलिटी है और कंप्लीटनेस है वो भी इफेक्ट नहीं होती, और उस एस्टेरिक सोल्यूशन ऑप्टिमल ही रहता है, कंप्लीट भी रहता है, और साथ साथ ये जो इशू है स्पेस का ये भी रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स, आगे जितने भी हैं वो इनके वेरिएंट्स होंगे एस्टेरिक के, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एस्टेरिक सर्च, जहाँ पे हमने देखा कि एस्टेरिक सर्च जो है वो
ऑप्टिमल भी है, वो कंप्लीट भी है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। ठीक है, वो कंडीशंस थी कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो एडमिसिबल हो, और दूसरा ये है कि जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन अंडर द ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो, वो कंसिस्टेंट भी हो। ये दोनों अगर कंसिस्टेंट है, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट कंडीशन है, ठीक है, तो वो एडमिसिबल भी होगा। तो फिर एस्टेरिक ऑप्टिमल भी होगा और कंप्लीट भी होगा। उसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी एक्सपोनेंशियल है, टाइम कम्प्लेक्सिटी भी एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती है तो वो ज़रा हार्मफुल होती है, और इसको एड्रेस करने के लिए बाकी डिफरेंट वेरिएंट्स हम स्टडी करेंगे ए स्टेरिक के।